गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये असेसमेंट ऑफ फर्म का रिविजनरी लेक्चर है। इस लेक्चर में मैं जो प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको बताया था कि असेसमेंट ऑफ फर्म, उसका मैं थोड़ा आज रिवीजन कराऊंगा और कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, जब हम एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सोल्व करते हैं असेसमेंट ऑफ फर्म, फर्म की टोटल इनकम निकालना, उसकी टैक्स लायबिलिटी निकालना, तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो मैंने लास्ट लेक्चर में कवर नहीं किए थे, तो इस लेक्चर में मैं उस प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को भी कवर कर लूंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं इसका एक रिवीजन करा देता हूँ फास्टली। सबसे पहले मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि असेसमेंट ऑफ फर्म क्या होता है। असेसमेंट मींस कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी, यानी फर्म की टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी निकालना, उसको हम बोलते हैं असेसमेंट ऑफ फर्म। फर्म का मीनिंग, फर्म के मीनिंग जानने से पहले आपको मालूम होना चाहिए पार्टनरशिप क्या होता है। पार्टनरशिप सेक्शन 2 क्लोज 23 में डिफाइन कर रखा है। उस वहां पर जो डेफिनेशंस है वो भी एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 के हिसाब से दे रखी है, और वहां बताया गया है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट और लॉस ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यानी पार्टनरशिप क्या है? रिलेशनशिप है बिटवीन पर्सन्स के बीच में जो आपस में एग्री होते हैं कि जो प्रॉफिट आएगा, जो लॉस आएगा, पार्टनरशिप से आपस में हम बांट लेंगे, और सारे जो मिलकर काम करते हैं, या कोई एक जो सभी के लिए काम करता है पार्टनरशिप में। और यहाँ पे जो वर्ड लिखा है शेयर प्रॉफिट, तो यहाँ पे प्रॉफिट जो वर्ड है वो है प्राइमिया फेसी वर्ड बोलते हैं इसको, ऊपर, यानी ये डिपेंड करता है सर्कमस्टेंसेस पे कि प्रॉफिट के साथ लॉस भी हो सकता है, तो इसलिए आप इससे कंफ्यूज मत होना। तो मैंने आपको बताया था कि पार्टनरशिप में जो इंडिविजुअल हम बोलते हैं पार्टनर्स, इंडिविजुअली जैसे ए बी सी, ए को बोलेंगे पार्टनर, बी और सी ऐसे हम पार्टनर बोलते हैं, लेकिन कलेक्टिवली एक ग्रुप में जब हम बोलते हैं तो उसको बोलते हैं फर्म। जैसे ए बी सी एंड, जैसे ए बी सी एंड कंपनी, ये फर्म में, तो इनको हम कंबाइनली बोलते हैं फर्म। तो मैंने आपको बताया था कि पार्टनर कौन कौन हो सकता है। पार्टनर एक इंडिविजुअली पार्टनर हो सकता है, जो मेंबर होता है, जो करता किसी स्ट्रेंजर के साथ वो पार्टनरशिप कर सकता है, या एक पार्टनर किसी दूसरी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हो सकता है। एक कंपनी भी पार्टनर हो सकती है, या दो कंपनी आपस में मिलकर भी पार्टनरशिप कर सकती है। ट्रस्ट भी पार्टनर हो सकता है। फिर जो पार्टनरशिप ऑफ फर्म है वो दो प्रकार की होती है। पार्टनरशिप फर्म्स दो प्रकार की होती है, 2 टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। फर्स्ट इज नॉर्मल लायबिलिटी पार्टनरशिप, जिसको हम बोलते हैं अनलिमिटेड, यानी यहाँ पर जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है, अनलिमिटेड होती है लायबिलिटी। इसका मतलब कि अगर रिक्वायरमेंट हुई तो जो लैंडर्स होते हैं, जिन्होंने पार्टनरशिप फर्म को लोन दे रखा है, जिन्होंने उधार दे रखा है, अगर टाइम आया तो पार्टनर से उनकी पर्सनल एसेट्स को सेल करके भी रिकवरी की जा सकती है, जिसको हम बोलते हैं लायबिलिटी अनलिमिटेड है। एक होता है लायबिलिटी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, नाम से ही मालूम पड़ रहा है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जो कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 में कवर होती है। और यहाँ पे जो लायबिलिटी होती है पार्टनर्स की वो लिमिटेड होती है टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्ट, जितना कैपिटल इन्वेस्ट किया उसके अकॉर्डिंग ही लायबिलिटी, वहां तक ही लायबिलिटी होती है। नॉर्मल लायबिलिटी पार्टनरशिप जो है वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कवर होती है, और जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है उसका अलग एक्ट है जो 2008 में कवर होती है। एक फर्म जो है उसका असेसमेंट एक फर्म की तरह ही होगा। एक फर्म जो है उसका जो असेसमेंट है वो एक फर्म की तरह ही होता है, अगर वो सेक्शन 184 की कंडीशन सेटिस्फाई कर देती है। तो कंडीशन क्या है? पहली पार्टनरशिप डीड होना चाहिए, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना चाहिए, और जो कॉपी ऑफ पार्टनरशिप डीड है वो सर्टिफाइड होनी चाहिए सभी पार्टनर्स या कोई अथोराइज एजेंट्स जो उनके हैं, और वो सबमिट होनी चाहिए रिटर्न ऑफ इनकम के साथ। अगर कोई चेंजेस होता है पार्टनरशिप डीड में तो उसके बाद उसकी रिवाइज कॉपी जो है वो रिटर्न ऑफ इनकम के साथ सबमिट करानी होती है। तो सारे प्रोविजंस सेक्शन 184 के अप्लाई हो जाएंगे एक फर्म के ऊपर। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करते 184 की, तो एक फर्म जो है उसका असेसमेंट एक फर्म की तरह होगा। उसके बाद मैंने बताया था आपको कि अगर एक फर्म कंडीशन सेटिस्फाई कर लेती है सेक्शन 184 की, तो उसको डिडक्शन मिल जाएगी जो वो पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन पे करती है फर्म, जो पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे करती है फर्म, उस फर्म को उसके हाथ में डिडक्शन मिल जाएगी उस रेम्यूनरेशन की, इंटरेस्ट की। जब फर्म अपनी इनकम निकालेगी पीजीवीपी की,
तो वहां पर उसको डिडक्शन मिल जाएगी, बट सब्जेक्ट टू सेक्शन 40B। यानी सेक्शन 40B में मैक्सिमम लिमिट दे रखी है कि आप इतना रेम्यूनरेशन पे कर सकते हो, इतना ही इंटरेस्ट पे कर सकते हो। अगर कोई फर्म सेक्शन 184 की कंडीशन सेटिस्फाई ना कर पाए, अगर कोई फर्म सेक्शन 184 की कंडीशन सेटिस्फाई ना कर पाए, तो उस पर सेक्शन 185 अप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब उसको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट की। लेकिन अगर पार्टनर, देखो पार्टनरशिप डेट अगर साइलेंट है रेम्यूनरेशन को लेके, तो फिर तो कोई सवाल उठता ही नहीं डिडक्शन का, फिर तो पूरा डिसअलाउड हो जाएगा। अगर पार्टनरशिप डेट साइलेंट है, कुछ बोलती ही नहीं है रेम्यूनरेशन के बारे में, तो फिर तो पूरा का पूरा डिसअलाउड हो जाएगा। और अगर पार्टनरशिप फर्म फेल हो जाती है इन टर्म्स ऑफ नोटिस जो 142(1) का, 143(2) का, 144 का, ये जो नोटिस होते हैं ये असेसमेंट के होते हैं। अगर ये फर्म इनका पालन नहीं करती, इनका कंप्लाइंस नहीं देती है, तो भी इनको डिडक्शन नहीं मिलेगी रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट की, जो सेक्शन 40B में जो एक्सटेंट टू दैट एक्सटेंट है। उसके बाद देखो, जो पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को जो रेम्यूनरेशन पे करती है, जो रेम्यूनरेशन पे करेगी, जब फर्म अपनी पीजीबीपी की इनकम जब कैलकुलेट करेगी, तो उस इनकम में उस रेम्यूनरेशन की डिडक्शन मिल जाएगी, बट सब्जेक्ट टू सेक्शन 40B। लेकिन यहाँ पर जो पार्टनर्स है वो वर्किंग पार्टनर होना चाहिए। अगर रेम्यूनरेशन वर्किंग पार्टनर को दिया गया है तो ही उसकी डिडक्शन मिलेगी फर्म को जब वो अपनी पीजीबीपी इनकम निकालेगी, बट सब्जेक्ट टू सेक्शन 40B। सेक्शन 40B ध्यान में रखना है आपको, इस चैप्टर की जान है सेक्शन 40B, क्योंकि सेक्शन 40B में मैक्सिमम लिमिट दे रखी है रेम्यूनरेशन की और इंटरेस्ट की, कि बोला गया है कि इंटरेस्ट भी आप 12% तक पे कर सकते हो। और सेक्शन 40B में जो रेम्यूनरेशन की लिमिट है वो भी बता रखी है, आगे बताऊंगा मैं आपको। और अगर मैं बात करूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, तो देखो भले ही यहाँ पर पार्टनर जो है या तो वर्किंग पार्टनर या नॉन वर्किंग पार्टनर, ये मैटर नहीं करता, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो अलाउड हो जाएगा अप टू 12%। सेक्शन 40B में भी ये बताया गया है। उसके बाद सेक्शन 40B की बात करता हूं कि कितनी लिमिट है। देखो सबसे पहले मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो शुरू के 3 लाख का जो बुक प्रॉफिट होगा, शुरू के 3 लाख के बुक प्रॉफिट पे आप क्या करोगे, बुक प्रॉफिट का 90% ले लोगे आप। 3 लाख जो है उसका 90% ले लोगे आप, 2,70,000 और 1,50,000 विच एवरेज मोर, जो दोनों में जो ज्यादा होगा उसकी वो आपका हो जाएगा रेम्यूनरेशन। और जो बैलेंस जो बुक प्रॉफिट होगा उसका 60% ले लोगे। दोनों को मिला के ये मैक्सिमम लिमिट हो जाएगी रेम्यूनरेशन की, जो फर्म अपने पार्टनर्स को पे कर सकती है। और मैंने आपको बताया था कि जो मीनिंग ऑफ बिजनेस प्रॉफिट है, सॉरी बुक प्रॉफिट है, जो मीनिंग ऑफ बुक प्रॉफिट है वो प्रॉफिट एज पर यहाँ पीजीबीपी लिखा है, पीजीबीपी नहीं है भाई, ये प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट लॉस अकाउंट, यानी जो प्रॉफिट आएगा एज पर प्रॉफिट लॉस अकाउंट, उसमें आप ऐड कर देते हो रेम्यूनरेशन जो पार्टनर्स को पे किया, उसमें आप ऐड करोगे जो एक्सेस इंटरेस्ट यानी 12% से अधिक है तो उसको ऐड बैक कर देते हो आप। और सेक्शन 28 से 44D तक कुछ ऐसे खर्चे जो इनएडमिसिबल होते हैं उनको भी आप ऐड बैक कर देते हो। कोई ऐसी इनकम जो इस हेड की इनकम नहीं है, उस इनकम को उस पर्टिकुलर हेड में लेके जाते हो आप। कोई पर्सनल खर्चे हैं उसको आप वगैरह से ऐड बैक कर देते हो। आगे मैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में उसकी बातें कर लूंगा। एक एग्जांपल भी दिया था मैंने इसका आपको, चलिए। उसके बाद बताया था मैंने कि आप जब फर्म का असेसमेंट करते हो तो उसकी पीजीबीपी की इनकम निकालते हो, कोई अदर इनकम होती है उसकी, जैसे हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, तो वो भी ऐड कर लेते हो आप। कोई क्लबिंग प्रोविजन अप्लीकेबल होता है तो वो अप्लाई कर लेते हो। सेट ऑफ कोई लॉस है एक हेड का दूसरे हेड से, या एक ही हेड के अंदर जो डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम होते हैं उससे आपस में आप एडजस्ट कर सकते हो, डिपेंड करता है रूलिंग के ऊपर। उसके बाद आपको मिलता है ग्रोस टोटल इनकम एक फर्म का, उसमें से आप एक फर्म को डिडक्शन मिलती है चैप्टर 6, जैसे 80C टू 80U के अंदर भी कुछ सेक्शन में डिडक्शन मिलती है उनको, 80G, 80GG, 80GGC एक्सेट्रा। उसके बाद आपको मिलता है टोटल इनकम, दैट इज कोल्ड नेट टैक्सेबल इनकम। ये वो इनकम है जिसपे टैक्स लगाया जाता है। एक फर्म के ऊपर जो है वो 30% फ्लैट टैक्स लगता है, प्लस 12% लग जाएगा सरचार्ज अगर उसकी टोटल इनकम जो है, टोटल इनकम अगर 1 करोड़ से ज्यादा है तो, प्लस 4% लग जाएगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। अब मैं बात करता हूं कंप्यूटेशन ऑफ इनकम ऑफ पार्टनर फ्रॉम फर्म। एक अब पार्टनर्स की बात करता हूं मैं इंडिविजुअली। जब एक फर्म से पार्टनर्स को इनकम मिलेगी तब कैसे उसका हाथ में कैलकुलेशन कैसे होगा, यानी पार्टनर्स के हाथ में इंडिविजुअल कैपेसिटी बेसिस से उसकी इनकम कैसे निकाली जाएगी। सबसे पहले आप देखोगे रेम्यूनरेशन एज पर सेक्शन 40B जो पार्टनर्स को मिल रहा है वो पार्टनर्स के हाथ में उसके
पीजीबीपी हेड में जाएगा, ना कि सैलरी हेड, क्योंकि पार्टनर जो है वो एम्प्लॉय नहीं होता फर्म के अंदर, वो पार्टनर होता है, बिजनेस पार्टनर होता है। तो जो भी उसको रेम्यूनरेशन मिलेगा पार्टनर के हाथ में, वो पीजीबीपी हेड में जाएगा। रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी, बोनस, कमीशन। अगर कोई रेंट, पार्टनर ने कोई बिल्डिंग अपनी रेंट पे दे रखी है फर्म को, तो फर्म उसको जो रेंट देगी वो भी पार्टनर्स के हाथ में, वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाएगा। इंटरेस्ट जो है अप टू 12% वो पीजीबीपी हेड में जाएगा। शेयर ऑफ प्रॉफिट जो पार्टनर्स को अपनी फर्म से मिलता है वो एग्जम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 10 क्लोज 2A के अंदर। पार्टनर्स को डिडक्शन भी मिलती है जब आप अपनी इनकम कैलकुलेट करेगा। अगर उसने कोई लोन ले रखा है फॉर द इन्वेस्टमेंट इन फर्म में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर किसी पार्टनर ने लोन ले रखा है, उस पर वो इंटरेस्ट पे करता है, तो उसकी उसको डिडक्शन मिल जाएगी। डेफिसिट कैपिटल, अगर अगर पार्टनर जो है वो फर्म के अंदर एक कैपिटल उनको मेंटेन करना होता है, अगर वो लिमिट से नीचे आती है कैपिटल उसकी, तो वो होता है डेफिसिट कैपिटल। उस पर भी अगर वो इंटरेस्ट पे करता है तो उसको डिडक्शन मिल जाएगी। फिर कोई एक्सपेंडिचर करता है अगर वो अपनी रेम्यूनरेशन को अर्न करने के लिए, तो भी उसको डिडक्शन मिल जाएगी। अब मैं बात करता हूं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, जो एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनना आप, जब एक फर्म की आप टोटल इनकम और टैक्स लायबिलिटी निकालते हो तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखना पड़ता है। ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स क्या है, सुन लो। सबसे पहले तो देखो, आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो बनाया जाता है उसमें जैसे स्टॉक लिखते हो आप, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं वो आप मेंशन करते हो। लेकिन क्या बोला गया, इनकम टैक्स एक्ट क्या बोलता है, भाई देखो जो आप प्रॉफिट लॉस बना रहे हो, यानी फर्म जो अपना प्रॉफिट लॉस बना रही है, उसमें ध्यान रखना जो आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मेंशन कर रहे हो वो एज पर सेक्शन 3243D ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 होना चाहिए। और राइट हैंड में आप जैसे सेल्स लिखते हो आप, अदर इनकम जो होती है, क्लोजिंग स्टॉक होता है, वो लिखते हो आप। उसके बाद अगर बोला जाए कि एक्सपेंस अलाउड, इसका मतलब होता है इट कैन बी डेबिटेड इनटू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। यानी अगर कोई एक्सपेंसेस अलाउड है, अगर कोई एक्सपेंसेस अलाउड, इसका मतलब क्या है कि वो प्रॉफिट लॉस में डेबिट किया जा सकता है। अगर कोई एक्सपेंसेस जिसको हम बोलते हैं इनएडमिसिबल या डिसअलाउड, इसका मतलब इट कैन नॉट बी डेबिटेड इन प्रॉफिट लॉस अकाउंट, यानी वो खर्चा प्रॉफिट लॉस में डेबिट नहीं हो सकता एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। अगर कोई खर्चा जो डिसअलाउड है, आपने ऑलरेडी इसको अपने प्रॉफिट निकालते वक्त, प्रॉफिट लॉस से बनाया आपने, तो प्रॉफिट निकालते वक्त आपने ऑलरेडी उस खर्चे को जो डिसअलाउड है एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 उसको आपने ऐड कर दिया या डेबिटेड कर दिया, मतलब अपने प्रॉफिट को कम कर लिया, तो दोबारा से आप उस डिसअलाउड या इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस को आप नेट प्रॉफिट में ऐड कर दोगे। नेट प्रॉफिट जो लॉस जो है उसमें ऐड कर दोगे। अब देखो, जो रेम्यूनरेशन टू पार्टनर है एज पर सेक्शन 40B वो दिया जाता है। तो रेम्यूनरेशन के लिए बुक प्रॉफिट का आपको पता होना चाहिए कि बुक प्रॉफिट क्या होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सेक्शन 40B में जो रेम्यूनरेशन पे किया जाता है, जो मैक्सिमम रेम्यूनरेशन एक फर्म जो है अपने पार्टनर्स को दे सकती है, वो बुक प्रॉफिट पे डिपेंड करता है। शुरू के बुक प्रॉफिट यानी 3 लाख पे 90% ऑफ बुक प्रॉफिट और 1,50,000 विच एवर इज मोर, फिर रिमेनिंग के बुक प्रॉफिट में 60% लेना होता है। लेकिन बुक प्रॉफिट निकालते वक्त आपको ध्यान में रखना है, आपको बेस लेना है नेट प्रॉफिट एज पर द प्रॉफिट लॉस अकाउंट। जो नेट प्रॉफिट होगा या नेट लॉस एज पर द प्रॉफिट लॉस अकाउंट, उसमें आप ऐड कर देते हो इनएडमिसिबल या डिसअलाउड एक्सपेंसेस एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961, तो आप उसको ऐड कर दोगे। अगर आपने ऐड नहीं की तो रेम्यूनरेशंस, अगर आप जो पार्टनर्स को आपने पे किया है उसको ऐड कर दोगे। उसके बाद इंटरेस्ट जो आपने पार्टनर्स को पे किया है उसको ऐड कर दोगे। लेस करना है आपको एडमिसिबल एक्सपेंसेस यानी अलाउड एक्सपेंसेस, जो खर्चे अलाउड है वो आप लेस करते हो। कोई एग्जेम्प्टेड इनकम है जिसपे टैक्स लगता ही नहीं है, वो इनकम अगर आपने अपने प्रॉफिट लॉस में दिखा रखी है, इसका मतलब आपने अपने प्रॉफिट को बढ़ा रखा है, तो उस इनकम को आप लेस कर दो क्योंकि वो इनकम एग्जेम्प्टेड है। कोई ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन है वो लेस हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखना ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस को आप लेस नहीं कर सकते बुक प्रॉफिट निकालते वक्त। इनकम ऑफ अदर हेड्स जो है
वो भी यहाँ से लेस हो जाएगी, क्योंकि वो अदर हेड्स की इनकम होती है, उस पर्टिकुलर हेड में आपको लेके जाना होता है। उसके बाद जब आप नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट लॉस के अंदर ये एडजस्टमेंट कर लेते हो तो आपको मिल जाता है बुक प्रॉफिट। अब इसको मैं एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं आपको। एक फर्म है एबीसी एंड कंपनी, एक फर्म है एबीसी एंड कंपनी। इसका नेट प्रॉफिट, हालांकि देखो जब आपको एग्जाम में आपको एक प्रॉफिट लॉस अकाउंट दिया होगा प्रॉपर तरीके से, वहां से आपको नेट प्रॉफिट का बेस लेना होता है। मैंने सिंपली एक्सप्लेन कर दिया नेट प्रॉफिट। एक फर्म है एबीसी, यहाँ पर उसका जो नेट प्रॉफिट है वो है 50,000, उसका रेम्यूनरेशन वो पे करती है 20,000 और इंटरेस्ट जो है 20% के हिसाब से 5,000 रुपए। देखो ये नेट प्रॉफिट निकालते वक्त इस एबीसी फर्म ने रेम्यूनरेशन पे किया है 20,000 रुपए और 5,000 रुपए इंटरेस्ट पे किया है 20% के हिसाब से। अब आपको निकालना है एज पर सेक्शन 40 कितना अलाउड होगा एक फर्म के हाथ में। पहला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन ये है आपके पास कि सबसे पहले तो आप नेट प्रॉफिट ले लो, कितना है 50,000। अब आपको पता है कि इस 50,000 में फर्म ने रेम्यूनरेशन पे किया 20,000, वो ऐड हो जाएगा बुक प्रॉफिट निकालते वक्त। इंटरेस्ट जो एक्सेस होगा वही ऐड होता है। तो पहला ऑप्शन तो ये है आपके पास कि पूरा का पूरा इंटरेस्ट जो 20% है वो ऐड कर लो, पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऐड कर लो, आ जाएगा 75,000। अब इसमें से इंटरेस्ट जो अलाउड है वो लेस कर दो, यानी अलाउड कितना होगा 12%। तो 5,000 अगर 20% है तो इसका 12% कितना हो जाएगा 3,000, वो आप लेस कर दोगे, ये आ जाएगा 72,000, ये बुक प्रॉफिट। अब इसमें से जो रेम्यूनरेशन बनेगा एज पर सेक्शन 40B वो लेस कर देते हो आप, आपको आ जाएगा पीजीबीपी की इनकम। दूसरा ऑप्शन ये है कि पहले आप नेट प्रॉफिट ले लो 50,000, उसमें ऐड कर दो रेम्यूनरेशंस। यहाँ पे आप पूरा इंटरेस्ट ऐड मत करो, जितना एक्सेस पे कर रखा है यानी 12% से ऊपर जितना 8% पे कर रखा है जो बनता है 2,000 रुपए, वो ऐड करो सिर्फ, आ जाएगा आपका बुक प्रॉफिट 72,000। देखो सेम आया है। इसमें से आप लेस कर देते हो रेम्यूनरेशन एज पर सेक्शन 40B को ध्यान में रखते हुए, तो आपको यानी फर्म को आ जाएगी पीजीबीपी की इनकम, पीजीबीपी की इनकम फर्म को मिल जाएगी। उसके बाद कुछ लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस जो मैंने एक बीकॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एक्सप्लेन किया है। जब एक फर्म की इनकम निकाली जाती है तो कुछ एक्सपेंसेस इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। देखो अगर प्रॉफिट लॉस बनाते वक्त बैड डेट्स जो है उसमें बैड डेट्स मेंशन कर रखा है, बैड डेट्स, अगर वो बैड डेट्स जो है वो उसकी बुक एंट्री हो रही है तो वो अलाउड हो जाएगा। बैड डेट्स अगर उसकी बुक एंट्री हो रही है, जैसे अगर आप सेल्स करते हो क्रेडिट में तो एंट्री मारते हैं पार्टी टू सेल्स, जब ये बैड डेट्स बनता है तो आप एंट्री क्या मार देते हो, आप एंट्री मारते हो बैड डेट्स टू पार्टी। तो अगर आपने एंट्री मार रखी तो एक फर्म को बैड डेट्स की डिडक्शंस मिल जाएगी। अगर बैड डेट्स रिकवरी हो जाती है तो जिस साल में इसकी रिकवरी होती है उस साल में ये इनकम मान ली जाती है फर्म के हाथ में। अगर मैं टैक्स की बात करूँ तो टैक्स दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और डायरेक्ट टैक्स जो होता है पर्सनल नेचर का होता है, इसलिए जब हम इनकम निकालते हैं फर्म की तो उस डायरेक्ट टैक्स को हम उसमें लेस नहीं कर सकते प्रॉफिट लॉस निकालते वक्त। ये खर्चा जो हो जाएगा डिसअलाउड हो जाएगा टैक्स के रूप में, फर्म इसकी डिडक्शन नहीं ले सकती, तो वापस से आपको एड बैक करना होगा डायरेक्ट टैक्स को। इनडायरेक्ट टैक्स की डिडक्शन मिल जाती है अगर कोई भी ऐसा एक्सपेंसेस जो पर्सनल नेचर का है वो फर्म के हाथ में डिडक्टेबल नहीं होता, यानी दोबारा से उसको ऐड बैक कर दोगे आप नेट प्रॉफिट में। पर्सनल डोनेशन है कोई, वो भी अलाउड नहीं होता, नॉट अलाउड होता है, उसको भी आप ऐड बैक कर देते हो नेट प्रॉफिट में। इंटरटेनमेंट एक्सपेंस जो है वो अलाउड हो जाता है। कोई पर्सनल एक्सपेंसेस है, यानी आप कोई फर्नीचर लेके आए अपने पर्सनल घर के लिए और उसको आप सैंडरी एक्सपेंसेस में आप शो कर रहे हो बिजनेस के, तो वो भी डिसअलाउड है। तो ये था सम एस्पेक्ट्स ऑफ असेसमेंट ऑफ फंड्स, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सोल्व करते वक्त ध्यान में रखने होते हैं। तो ओके, थैंक यू बच्चों। अगर आपको कुछ बातें पूछनी हो उसके तो आप कमेंट कर सकते हो मुझे।